अच्छी आवाज़ आपके मुनाफे की बात कोशिश हर रोज़ यही करते हैं हम। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ समाचार में। आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन, ढेर सारी अपडेटेड खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। बाजार में अप्रैल सीरीज का शानदार आगाज। इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी ने नए शिखर को छुआ। मिड और स्मॉल कैप में जोरदार खरीदारी। बैंकिंग, आईटी इंडेक्स बढ़त पर हुए बंद। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में रहा दबाव। नए शिखर के साथ 70,000 की दहलीज पर पहुंचा सोना। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी रौनक, 4% दौड़े मुथूट और मन्नापुरम। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल की तरक्की को बताया बदलाव का ट्रेलर। आगे जबरदस्त विकास के दिए संकेत। कहा, नई आर्थिक बैंकिंग करेंसी व्यवस्था में प्रवेश कर चुका है भारत। केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा। ईडी ने लगाया केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। आतिशी, सौरभ भारद्वाज तक आ सकती है जांच की आज। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की सुप्रीम जीत। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। श्रीलंका को कच्चा तीवु द्वीप देने के मामले में पीएम मोदी का डीएमके पर हमला। डीएमके को बताया जिम्मेदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष पर किया वार। आपके प्रोविडेंट फंड से लेकर इनकम टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव आज से हुए लागू। किन किन बातों का रखें ध्यान, वरना हो जाएगा नुकसान। बुलेटिन में आपके लिए विशेष सूचना। तो ढेर सारी खबरें हैं, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या डिटेल है? 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ी, जेल जाना होगा, और भी बातें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। डिटेल्स में हमें सब कुछ बताएं। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक ईडी उनका 10 दिन का रिमांड ले चुकी है। 2 बार उनका रिमांड लिया गया है। आज उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। ईडी ने कहा कि अब उनको उनके रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको आगे इनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका रिमांड लेंगे। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि ये जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने डिवाइस के पासवर्ड हमको नहीं दिए, तो हम आगे भी इनका रिमांड ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक कस्टडी के अंदर भेज दिया, यानी कि अब उनको 15 अप्रैल तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। ये भी बता दूं कि 2 दिन बाद 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी इंटरिम और फाइनल बेल याचिका दोनों के ऊपर सुनवाई है। तब देखना होगा ईडी इनकी जमानत याचिका का विरोध करता या नहीं करता, या फिर सीबीआई बीच में इनका रिमांड लेने की कोशिश करती है। जी, तो असीम, ईडी ने कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन में जिक्र किया है कि जब केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, विजय नायर शराब घोटाले में मुख्य आरोपी है। ईडी से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने यह आरोप अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि इसने ही जो साउथ लोबी के साथ बैठक कराने में अहम भूमिका निभाई है, और जो पैसे का लेन देन हुआ वो इसी के जरिए हुआ है। जब अपनी पूछताछ के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें विजय नायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ईडी ने इसके ऊपर काफी एतराज जताया। ईडी का कहना था कि जो विजय नायर है वो मीडियम कम्युनिकेशन, कोई छोटा मोटा आपका कार्यकर्ता नहीं था, वो आपका मीडियम कम्युनिकेशन अधिकारी था। इसके साथ साथ वो जो चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस है उसके अंदर ही रहता था, और उसने कई बार मुलाकात जो है इनसे की, लेकिन उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं, और उसके साथ मेरी मुलाकातें बहुत ही सीमित थी, क्योंकि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों को रिपोर्ट करता था। तो अब जो ईडी है वो हो सकता है कि जो सौरभ है और आतिशी है उन दोनों को भी बुला करके इनसे बातचीत करने की कोशिश करे, उनको नोटिस भेजे, उनको प्रोब ज्वाइन करने के लिए कहे, और उनसे कोऑर्डिनेट करने की ये चीजें हैं उनको करे। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से पीएम मोदी पर निशाना साधा है।
मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। सुनीता ने पूछा है कि केजरीवाल को चुनाव के वक्त जेल क्यों भेजा गया है। जनता इसका जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने, जहां पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाना है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गेट नंबर 3 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से ये माना जा रहा है कि अंदर लाया जा सकता है। और उससे पहले तिहाड़ के बाहर की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रोड की दूसरी तरफ जो छोटे छोटे ठेले, छोटी छोटी चाय की दुकानें थी, उन सबको सुरक्षा के मद्देनजर बंद करा दिया गया है। दुकानों के बाहर भी पुलिस वालों की तैनाती नजर आ रही है। सुरक्षा के कारणों के इन सभी को दुकानों को ढकने के लिए, बंद करने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ जेल में हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो भी तिहाड़ में है। ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रखे जाएंगे। क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से निकलने के बाद, मेडिकल कराने के बाद अरविंद केजरीवाल को यहां तिहाड़ में लेकर आया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से अब इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है, तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? तमिलनाडु के एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र काम कर रही है। कि ईडी ने काम क्या किया है? एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हम इसमें हमारा सीधा संबंध हम आना ही देना नहीं चाहते। अब देखिए क्या हुआ। हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। जब उनका समय था, उनके यहां 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख था। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2200 करोड़ रुपीस। इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले पर अभी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। आईटी विभाग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है। 29 मार्च को कांग्रेस को आयकर विभाग ने पहला नोटिस भेजा था, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इसके साथ ही आयकर विभाग कांग्रेस पार्टी को करीब 3,567 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भेज चुका है। तो एक तरफ विपक्षी दल जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर वार बता रही है। लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा आज का चुनाव अड्डा। तो चलिए चुनाव अड्डा के साथ ही अब चुनावी महासंग्राम की खबरों का भी रुख कर लेते हैं।
राजस्थान में प्रचार यात्रा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में विपक्ष पर गरजे। अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी के 400 पार के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिया है। मोदी की गारंटी से देश विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दानी दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। तो 400 पार की बात कर रहे हैं अमित शाह। चलिए, इन सारी बातों के बीच अब एक बार थोड़ा रुक कर लेंगे हम बाजार का, क्योंकि आज बाजार में अप्रैल सीरीज की एक शानदार शुरुआत हुई है। इसी के साथ बाजार ने इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर भी छू दिया है। सेंसेक्स 363 अंक और निफ्टी 135 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। आइए बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, जब पिछले हफ्ते हम लॉन्ग वीकेंड के दौरान बाजार को क्लोज कर रहे थे तब थोड़ी सी चीजें अलग थी, लेकिन आज ये जोरदार तेजी, तो ये कहां से चेंज आया, मोमेंटम आया बाजार में? जबरदस्त शुरुआत FY25 की बाजार के लिए और अप्रैल सीरीज का भी एक जबरदस्त आपको मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में आपने जबरदस्त तेजी होती हुई दिखाई दी और शायद इसीलिए जो बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 9:1 रहा, यानी 9 एडवांसेस के सामने केवल 1 डिक्लाइन। अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो आज मीडिया, रियल एस्टेट, मेटल शेयरों में काफी शानदार तेजी रही। हालांकि ऑटो जो बिक्री के आंकड़े आए थोड़े बहुत इनलाइन एक्सपेक्टेशंस से थे, थोड़े कमजोर थे, जिसके कारण ऑटो इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल आज बाजार का मोमेंटम क्लियरली काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ा। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग सेक्टर, सरकारी कंपनीज, सभी जगह पे आपको खरीदारी होती हुई नजर पड़ी। राइट, तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें यतिन, तो कहां सबसे जोरदार एक्शन था? तो निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो यहां लिस्ट काफी लंबी है। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आज मोमेंटम में काफी सारे मेटल शेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। खास करके JSW स्टील, टाटा स्टील लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुए। दीवीज लैब और श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया। लूजिंग साइड पे नाम काफी कम थे, लेकिन एक माइनर मोमेंटम ब्रेकडाउन आपको दिखाई पड़ा आइशर मोटर जैसे काउंटर्स में, जहां बिक्री के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे। टाइटन, नेस्ले, LTI माइंट्री जैसे काउंटर्स में भी 1 से 1.5% तक की डाउनटिक आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो बहुत सारे गेनर्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। खास करके PNB हाउसिंग फाइनेंस, एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद स्टॉक में 19% का उछाल। AS, KRBL, NMDC स्टील जैसे काउंटर्स में 11 से 12% तक के मोमेंटम दिखाई पड़े। मिड कैप लूजिंग साइड पे लिमिटेड स्टॉक से फिर से एक बार केन्स टेक्नोलॉजी, सिग्नेचर ग्लोबल, एस्ट्राजेनेका, जो वैल्यूएशन में महंगे शेयर्स थे, यहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का ओवरऑल माहौल मिला। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में भी आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। मेटल शेयरों में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, NMDC जैसे काउंटर्स में डिसेंट मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ा। जी यतिन, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। तो ये तो आज के बाजार का पूरा लबोलुआब, और अब हमारे साथ मार्केट में ये जो तेजी आई है इस पर और बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह। तो गौरांग, 1-2 हफ्ते पहले की बात करें तो मूड, सेंटिमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे, सभी तरफ से सलाह आ रही थी कि थोड़ा कॉशियस रहें, थोड़ा सतर्क होकर देखें बाजार को। अब आज की तेजी क्या उस चीज को ब्रेक कर रही है या ये वन ऑफ है? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो शुरुआत नए वित्त वर्ष की इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, जहां पर पहले ही वित्तीय वर्ष के दिन में दिग्गज सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया। और शेयर बाजार में सावधानी आपको हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो माहौल खबरों को लेकर के खराब परिस्थिति हो या फिर सकारात्मक खबरों के बीच एक अच्छे रुझान के साथ उभरता हुआ ऊपर की तरफ का बाजार। 5 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है। अगले हफ्ते इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण चुनाव का शुरू होगा और 1 जून तक चलेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे।
हमारा आकलन, और हमने काफी लंबे समय से हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर कई बार कहा है कि आने वाले मेरे ख्याल से कुछ 75-80 दिन शायद बहुत ही उठापटक वाले रहेंगे। कारण हमारे समक्ष है, और अगर कुछ ऐसी बुरी खबर वैश्विक संकेत के स्तर पर आ गई तो शायद थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है। जोखिम झेलने की क्षमता है तो बने रहे, नहीं है तो मुनाफा समेट करके साइड पे बैठ जाए। 4 जून को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद बाजार में आइए आप, और अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो इस दरमियान यानी कि आज से लेकर के 4 जून तक आपको बाजार बहुत सारे मौके देंगे अच्छी कंपनी में सक्षम रूप से निवेश करने के लिए, लेकिन ये उठापटक का दौर चलेगा। राइट, तो मौके बनेंगे, लेकिन आपको कॉशियस वाली जो बात है वो गौरांग साहब कह रहे हैं कि हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मौके आएंगे और मौकों में ही तो कुछ बात बनती। गौरांग साहब, अगर कल की बात करूं, इमीडिएटली कल की, तो कहां आपकी नजर रहेगी? तो मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र रुझान अच्छा लग रहा था। आज भी सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी थी, और नतीजों को लेकर के चौथी तिमाही के हमारा आकलन ये कहता है कि वित्तीय क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, कुछ हद तक ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र यहाँ पर, और सीमेंट क्षेत्र, यहाँ पर आपको आंकड़ों के स्तर पर अच्छा रुझान आता हुआ दिखेगा। और हमारा आकलन ये कहता है कि ये ठीक है, महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आते हैं वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों के, वो ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको महत्व देना चाहिए तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल जो नतीजे आते हैं वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो वित्तीय क्षेत्र, खास करके निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक और मजबूत NBFCs, ये हमें कुछ विकल्प अच्छे लगते हैं। जी ठीक है गौरांग, बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, और कल आपको बाजार में कहां रखनी है हमारे दर्शकों को ये बात बताने के लिए थैंक यू। और इस बीच आप अपने स्क्रीन पर एक न्यूज़ फ्लैश देख रहे हैं। मौसम विभाग का बयान आ गया, आज IMD को बात करनी थी। इस साल भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान, ये IMD का बयान आ रहा है। डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस साल अभी से इंडिकेटर आ गया है कि गर्मी काफी तेज पड़ने वाली है। राइट, अब यतिन हमारे साथ बने हुए हैं। यतिन, तो तेज गर्मी आने वाली है, इस बीच आज ऑटो नंबर्स भी आ रहे थे, क्या वहां का मौसम कैसा दिखाई दिया? तो देखिए, जो अभी तक के नंबर्स आए हैं ऑटो बिक्री के, वो थोड़े फीके आए हैं। अगर ऐसा मैं डाल सकूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर की बिक्री और कमर्शियल व्हीकल बिक्री काफ़ी कमज़ोर रही है अनुमान के मुकाबले भी। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें या एस्कॉर्ट्स की बात करें, दोनों ही जगह पे आपने डिक्लाइन देखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ट्रैक्टर बिक्री है लगभग 26% से गिरती हुई नज़र पड़ी है, और उसी दौरान मतलब ये जो मार्च का महीना है, एस्कॉर्ट्स की भी बिक्री लगभग 16-17% कम आई है। अगर हम SUV सेगमेंट की बात करें तो हाँ, यहाँ डबल डिजिट ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देखा है, लेकिन ओवरऑल नंबर जो है वो काफ़ी कमज़ोर आता हुआ नज़र पड़ा है अनुमान के मुकाबले। दूसरी दो कंपनियों ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर किए। टाटा मोटर्स, यहाँ जो बिक्री का अनुमान था वो लगभग 96,000 यूनिट्स के आसपास का था, लेकिन 91,000 यूनिट्स के आसपास ही कंपनी की बिक्री फाइनल टैली पे आई। ऑब्वियसली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट मार्च के महीने में ऐसे भी कम बिकते हैं, और जो चुनावी माहौल है उसके कारण भी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे जो है असर होता हुआ नज़र पड़ा है। अगर हम मारुति की भी बात करें तो 1,87,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है मार्च के महीने में, जो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अनुमान था लगभग 1,88,000 यूनिट्स का, और शायद इसीलिए इस जो रिकॉर्ड मार्केट है उसके अंदर आपने ऑटो सेक्टर को लाल निशान में बंद होते हुए देखा। जी बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर भी कीमतें अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। MCX पर सोना 70,000 के पास है, तो कॉमेक्स पर भाव $22,060 तक चले गए हैं। जानकार कीमतें और चढ़ने की संभावना जता रहे हैं। तो क्या है इन सब के पीछे, कितना आगे जाएगा सोना और आपको कितना मुनाफा दे सकता है अगर करें निवेश? सहयोगी हमारी मनीषा गुप्ता, CNBC आवाज की कमोडिटी एडिटर। तो मनीषा जी, सोने में जबरदस्त चमक है, अब आगे के लिए क्या अनुमान बन रहे? क्या 70,000 के बाद और नए शिखर? पहले एक और दिन और एक और नया ऑल टाइम हाई सोने के लिए, यहाँ जहाँ पर हमने $2260 प्रति आउंस के स्तर छूते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों की बात करें तो हमने 69,500 के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखे, यानी कि ऑल टाइम हाइज यहाँ पर अब 70,000 के करीब पहुँचने लगे हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे सपोर्ट है। एक तो ये, बाजार को वैसे लगता है कि ये ओवरबॉट जोन है, लेकिन इसके बावजूद भी मोमेंटम ऑन द हायर साइड है। काफ़ी सारे शॉर्ट्स यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, शॉर्ट स्क्वीज़ है ये, और जिसका असर ये है कि हर दिन आप $40-50
$50 की वृद्धि यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, जो कि आने वाले 1-2 दिनों में बाजार को लगता है और भी कैरी हो सकता है, क्योंकि आज तो डॉलर इंडेक्स भी 1 महीने के हाईस पर है। काफ़ी सारे बाजार बंद हैं क्योंकि ईस्टर मंडे है। उसके बावजूद सोने में ना सिर्फ हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, बल्कि वहाँ पर इसे सस्टेन होते हुए भी देखा। बाजार को ये लगता है कि आगे जाकर जून में ही सही, लेकिन यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यहाँ पर रेट में कटौती कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा सोने ने एज अ सेंटिमेंट ऑलरेडी लिया है। सेफ हेवन बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इन सब की वजह से भी खरीदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर सोना ले रहे हैं। अगर पिछले साल की बात की जाए तो 1000 टन सेंट्रल बैंक्स ने लिया, उससे पहले 1100 टन यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने लिया, जो कि बाय द वे एक रिकॉर्ड नंबर भी है। तो काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी है। अब 2260 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी वॉल स्ट्रीट बैंक्स और ब्रोकरेजेस को लगता है कि सोने में और बढ़त अभी बाकी है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस देखें तो सिटी का मानना है कि $2300 भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली 2300 का आंकड़ा ANZ, सैक्सो बैंक, एक्सिम ऑस्ट्रेलिया, इन सबको लगता है कि सोना $2300 यहाँ पर जा सकता है। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि $2500 की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है आगे जाते हुए, लेकिन सभी कहते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए, कुछ एक करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। $2100 प्रति आउंस के करीब यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है नियर टर्म में, और वहाँ पर एक्यूमुलेशन या खरीदारी अगर आप करें तो आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीषा इस गोल्ड अपडेट के लिए और वो लेवल्स बताने के लिए कि कहां आप उससे एक्यूमुलेट करेंगे ताकि बढ़िया मुनाफा आपको सोने से निवेश में मिले। चलिए बात कर लेते हैं इब्जा यानी कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अवार्ड की, जहां पर CNBC आवाज़ का जलवा रहा। CNBC आवाज़ को बेस्ट हिंदी बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला है। हमारी मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल को बेस्ट बिजनेस जर्नलिज्म का अवार्ड से नवाजा गया। वहीं मनीषा गुप्ता को बेस्ट कमोडिटी एडिटर के सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में RBI के 90वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक, बैंकिंग, करेंसी के मोर्चे पर पिछले 10 साल में हुए बड़े बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है वो बस ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। PM ने कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है ताकि राष्ट्र वैश्विक कारकों से ज्यादा प्रभावित ना हो। पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। चलिए तो यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और अहम खबरें। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब आपके काम की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आपके प्रोविडेंट फंड से लेकर इनकम टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में आज से बदलाव हो गया है। ऐसे में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहां हुए ये बदलाव, ताकि आपको ना हो कोई नुकसान, जानने के लिए अब हम रुख करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय का। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इनकम टैक्स को छोड़कर बाकी अन्य चीजों में आज से क्या क्या बदला है।
देखिए, आज से यानी 1 अप्रैल से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान में रखना है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। अगर आप कोई नई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो पहले इंश्योरेंस की आप पॉलिसी के पूरे दस्तावेज हाथ में मिलते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब आपको डिजिटल पॉलिसी जारी की जाएगी। जैसे शेयर खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट में जाता है, वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ई इंश्योरेंस अकाउंट में जाएगा। यानी एक तरीके से कहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी का भी एक डीमैट अकाउंट होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये कौन खोलेगा डीमैट अकाउंट? तो आपको नहीं खोलना है। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनियां खुद ब खुद डीमैट अकाउंट खोल देंगी, यानी फिर कहें कि ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल देंगी। चाहे फिजिकल अप्लाई करें या ऑनलाइन अप्लाई करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो डीमैट अकाउंट है, 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी हैं जिसमें अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई है। ये 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो है इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे CMS है, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट है, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, कार्वी है। तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट या फिर कहें ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा जहाँ पे आपकी पॉलिसी दिखेगी। आप उस पॉलिसी से जुड़ी हुई हर जानकारी वहाँ देख सकते हैं। पॉलिसी में कंपनी कोई बदलाव करती है तो वहाँ उसकी जानकारी देगी। आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वहाँ उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। हाँ, अभी जो आपके पास मौजूदा पॉलिसी जो फिजिकल है उसको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर करना है, ऐसा जरूरी नहीं किया गया है। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी सुविधा आने वाले दिनों में आपको दें। दूसरा जो एक बड़ा बदलाव किया गया है वो आपको महत्वपूर्ण बदलाव किया गया प्रोविडेंट फंड को लेकर के। प्रोविडेंट फंड में आप जब आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि आप जब कोई नौकरी बदलते हैं, एम्प्लॉयर आपका बदलता है, तो आपको अपना PF का पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत मशक्कत वाला काम होता है। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, खुद ब खुद आपका PF का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो ऐसा क्योंकि आपका एक ईवन नंबर होता है। ईवन नंबर आप कितनी भी कंपनी बदल लें सेम होता है, लेकिन जब आप नई कंपनी में जाते हैं तो PF ID नंबर अलग होता है। तो जैसे नई कंपनी का PF ID नंबर आपके ईवन से जुड़ जाएगा, अपने आप उस अकाउंट में आपका पुराना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी क्या होता था, पुराना पैसा ट्रांसफर नहीं कराते थे तो 3 साल बाद उस पर ब्याज मिलना मुश्किल हो जाता था, एडवांस लेना मुश्किल हो जाता था। तो अब यह सुविधा हो गई है कि PF ट्रांसफर का झंझट खत्म, नौकरी बदलते ही खुद ब खुद PF ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरी जो बड़ी बात है, अन्य बातें कहें तो अगर हाईवे पर आप सफर करते हैं तो फास्टैग आप लगाते हो गाड़ी में। फास्टैग देखिएगा आपका काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि 31 मार्च के बाद यानी आज से उन फास्टैग को रद्द कर दिया गया है, अवैध कर दिया गया है जिनका KYC नहीं किया गया था, यानी नो योर कस्टमर से जुड़ी शर्तें पूरी नहीं की गई थी। अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया है तो आपका फास्टैग जो है आज से रद्द माना जाएगा या अवैध माना जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने अपनी सुविधाओं में बदलाव किया है। कुछ ने लॉन्च की सुविधा बढ़ा दी है, कुछ ने फ्री एयर टिकट की सुविधा बढ़ा दी है। तो अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका ख्याल रखिएगा, हो सकता है आपको ज्यादा बेहतर सुविधा मिले। और हाँ, इनकम टैक्स में कई सारे बदलाव किए गए हैं और ये चूंकि फाइनेंशियल के बाद असेसमेंट ईयर की भी शुरुआत हो रही है तो कई सारे बदलाव हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। राइट, तो लक्ष्मण आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में भी कई बदलाव हुए हैं, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है लोगों का। ये बताएं हमें डिटेल में कि क्या इनकम टैक्स के मोर्चे पे बदलेगा आज से। देखिए, इनकम टैक्स में बताऊं कि इनकम टैक्स में 2 चीजें होती है, एक फाइनेंशियल ईयर, एक असेसमेंट ईयर। तो ये जो बदलाव 1 अप्रैल से लागू मैं कहने जा रहा हूं वो दरअसल असेसमेंट ईयर के हिसाब से मानिए। अब असेसमेंट ईयर में खुद ब खुद नई टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट मानी जाएगी। यानी अब जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे पिछले कारोबारी साल में जो आमदनी हुई उसके आधार पर, तो आप देखिए कि ITR फॉर्म में खुद ब खुद आपका जो है न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं रहना चाहते हैं तो पुरानी चुनने के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा इस साल में जब भी आप ITR फॉर्म भरने जाएं तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि नई टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का जिस स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया गया था वो इसी असेसमेंट ईयर से लागू हो रहा है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। एक और चीज जो पूरे आपकी व्यवस्था में है वो है कि 5 करोड़ से ज्यादा आमदनी अगर किसी की हो रही है, हालांकि हमारी आपके शायद ना हो विपिन जी, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा आमदनी हो रही है तो सरचार्ज जो है 37% से घट करके अब 25% कर दिया गया है। वो भी इसी असेसमेंट ईयर यानी 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां पे बताना चाहूंगा कि सरचार्ज के अलावा 7 लाख की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये जो ऐलान किया गया था वो भी इसी असेसमेंट ईयर से लागू होगा, क्योंकि इसके लिए जो छूट की सीमा बढ़ाई गई थी 12,500 रुपए से 25
25,000 रुपए तक, वो छूट की सीमा अभी इसी असेसमेंट ईयर से लागू होने जा रहा है। तो ये इनकम टैक्स में कई सारे बड़े बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। एक लीव एनकैशमेंट का मामला था जिसको 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान किया गया था, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो वो भी इसी असेसमेंट ईयर से लागू यहां पर माना जाएगा। तो ये कई सारे बदलाव हैं जो इस असेसमेंट ईयर से लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ITR फॉर्म भरने जाएं तो इन सारे बदलावों का खास ख्याल रखें। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल में आपने हमें ये चीज़ें बताई। आज से बड़े बदलाव, आई होप कि दर्शकों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक चीज़ें हैं और उन्होंने नोट भी की होंगी और उसका लाभ वो उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इधर मार्च के महीने में सरकार को GST से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन मिला है। GST कलेक्शन पिछले साल मार्च के मुकाबले 11.5% बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें IGST से 87,900 करोड़, SGST से 43,700 करोड़ और CGST से 34,500 करोड़ का राजस्व आया है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में यानी कि FY24 में GST कलेक्शन 11.7% बढ़ा है। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और आप लेटेस्ट खबरों पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ताजा अपडेट ले सकते हैं, बस एक क्लिक पर। नमस्कार।